नमस्कार दोस्तों, मेडीजी टॉपर स्टॉक में आपका स्वागत है। और टॉपर स्टॉक के इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट टॉपर से। इनका नाम है शगुन और ऑल इंडिया रैंक 17th इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ईएससी 2022 में इनकी आई है। शगुन से बात करने के पहले थोड़ा इनका बैकग्राउंड मैं बताता हूँ। तो शगुन ने बीटेक किया है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर से। इसके बाद ये मोदी नगर गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। और जहाँ तक इनके नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की बात है तो ईएससी 2022 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, मेंस भी क्वालिफाई किया और इंटरव्यू वाले स्टेज में नहीं हो पाया। फिर ईएससी 2021 में भी ये मेंस तक पहुँचे बट फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया क्योंकि इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर इन्होंने यूपी पीसीएल 2021 दिया और 2022 में फाइनल रिज़ल्ट आया जिनमें इनका सिलेक्शन हो गया है। और फिर यूपी पीएससी में जो लेक्चरर का पोस्ट है इसमें भी इन्होंने क्वालिफाई किया। इन्होंने इसका भी रिटन दिया 2022 में और फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो शगुन से हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि इनका जो सफ़र रहा है 2018 से लेके 2022 तक का। तो इस सफ़र में इन्होंने प्रिपरेशन प्री के लिए कैसे किया, मेंस के लिए कैसे किया और गेट के लिए कैसे किया। तो सबसे पहले शगुन आपको बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड आल्सो एंड फ्रॉम मेडी फैमिली आल्सो। तो आप थोड़ा हमें डिटेल में बताइए कि 2018 में जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आपने मेडीजी में क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया या फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया? सर मैंने क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया था मेडीजी का। एंड सर 2019 में हमने गेट के लिए दिया था एग्ज़ाम। एंड जब तक ईएससी का ऐसा कोई दिमाग में नहीं था कि ईएससी करना है या ईएससी हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। देन सर उसके बाद आरआरबी जेई का एग्ज़ाम आया था। 2019 में गेट की रैंक इतनी अच्छी नहीं आई थी तो हमें लगा कि गेट में कुछ हो नहीं पाएगा। तो हम नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ बढ़ गए। उस टाइम आरआरबी जेई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थी तो सब ने कहा बहुत बम्पर अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमें सोचा कि चलो तैयारी करते हैं। उसका फर्स्ट स्टेज कम्प्लीटली नॉन टेक था तो बिल्कुल ऑफ सब्जेक्ट था हमारा इलेक्ट्रिकल से, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह वो सब उसकी प्रिपरेशन की थी। एंड उसकी प्रिपरेशन के बाद उसका एग्ज़ाम का फर्स्ट स्टेज दिया था तो वो क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो वो क्वालिफाई होने के बाद हम और परेशान हो गए कि अब तो लगता है कुछ हो ही नहीं पाएगा, अब तो लगता है कुछ कर ही नहीं सकते। तो वन ऑफ अ सीनियर ने हमें आके बताया कि तुम्हें सबसे ईजी एग्ज़ाम बताता हूँ, दैट इज़ ईएससी। तो वहाँ हमें एक स्ट्राइक किया था कि ईएससी एग्ज़ाम है और बच्चे इसकी प्रिपरेशन करते हैं, मोस्टली बच्चे इसी के लिए आते हैं। तो वहाँ हमें ईएससी के बारे में पता चला था। फिर हमने ईएससी के बारे में पूरा जाना था, कैसा एग्ज़ाम है, कितने स्टेज हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर। फिर 2019 के मिड में हमने ईएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी। एंड देन हमने ईएससी फिर 2020 दिया था और फिर जैन में और फिर वो क्वालिफाई हो गया था। तो जैसा कि शगुन ने बताया, इन्होंने 2018 में मेडीजी का क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया। फिर इन्होंने क्लासरूम कोर्स में सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए और फिर 2019 में इन्होंने गेट का एग्ज़ाम दिया। उतनी अच्छी रैंक आई थिंक नहीं आई थी आपकी, ठीक है। फिर ये थोड़ा डिमोटिवेट हो गए और इन्होंने फिर आरआरबी की तैयारी भी स्टार्ट की क्योंकि उस समय पता चला कि आरआरबी की बहुत सारी वैकेंसी आई और इन्होंने वापस से आरआरबी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो नॉन टेक वाला पार्ट होता है आरआरबी का, उन्होंने ये भी किया। अच्छा, फिर वापस से आपने ईएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। यस सर। और इनके जो सीनियर थे जिन्होंने ऑलरेडी ईएससी आई थिंक क्वालिफाई कर रखा था। यस सर, वो उस टाइम कर रहे थे सर। अच्छा, वो उस समय ईएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उन्होंने इनको इनकरेज किया कि ईएससी इज़ नॉट द टफेस्ट एग्ज़ाम। तो दोस्तों ये आपको मालूम होना चाहिए कि ईएससी टफेस्ट एग्ज़ाम नहीं है। या आई नो कि ईएससी में डेडिकेशन चाहिए, पेशेंस भी बहुत चाहिए, थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा, बट ये टफेस्ट नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो ईएससी का जो कंप्लीट मेंस प्री और इंटरव्यू के टोटल मार्क्स हैं वो 1300 बनते हैं।
अच्छा। और 1300 में फर्स्ट रैंक 780 to 800 के आसपास आ जाती है। तो अगर आप 1300 में 780 या 800 को काउंट करें तो ये 60% ही होता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप 60% लाने के लिए तैयार हैं तो ईएससी में तो आपकी फर्स्ट रैंक आ सकती है। यही आई थिंक आपके दोस्त ने आपको रियलाइज़ कराया कि ईएससी वाकई में टफ नहीं है। अगर आप इसमें 60% स्कोर करने को तैयार हैं तो आप तो फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। यस सर। तो आई थिंक इसके बाद आपने वापस से कंटिन्यू किया। यस सर। तो अब यहाँ से 2019 से जब आपने ईएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो उस प्रिपरेशन में आपने क्या किया? मतलब क्लास नोट्स वापस से किया, क्या टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया, या फिर वापस से क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया? मतलब कैसे किया? सर क्लासरूम कोर्स दोबारा ज्वाइन तो नहीं किया था, बट 2018 में जो गेट बैच ज्वाइन किया था उसमें सर उन्हीं नोट्स को ईएससी की तरीके से पढ़ा था। सेम नोट्स यूज़ कर सकते हो ईएससी के लिए भी, और सेम आप गेट की तरह भी पढ़ सकते हो। पढ़ने के तरीके पे थोड़ा डिपेंड करता है। ठीक है। इन कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे जो ईएससी में आने थे और गेट में नहीं आने थे, उनको थ्योरी बुक से कंप्लीट किया। और नोट्स बहुत ज़्यादा थोरोली पढ़े थे, क्योंकि नोट्स से बहुत ज़्यादा ईएससी के लिए नोट्स बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नोट्स में ये पता है कि ये वर्ड आपने इस पेज पे यहाँ लिखा है, इस तरीके से आपको नोट्स पढ़ने हैं कि आपको पता होना चाहिए आपने किस पेज पे क्या लिखा है। तो मेरे दोस्तों, ये चीज़ बहुत बड़ी बात है कि जो शगुन ने बताया कि इन्होंने बस केवल क्लास नोट्स फॉलो किया और क्लास नोट्स को थोरोली किया, अच्छे से उसको रिवाइज़ किया, और इनका रिवीजन इतना इफ़ेक्टिव था कि इन्हें मालूम था कि कौन सा पार्ट किस पन्ने पर है। तो अगर आप इतना अफर्ट करने के लिए तैयार हैं तो ईएस में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, इसके बाद आपने फिर क्या किया? सर प्रीवियस ईयर ईएससी की, ठीक है, मेडीजी प्रीवियस ईयर, वो सर बहुत अच्छे से लगाई थी। और उसमें सर कुछ कुछ टॉपिक ऐसे थे कि जो हमारे नोट्स में नहीं थे लेकिन वो थ्योरी बुक में थे, तो उनको थ्योरी बुक से कवर किया था। क्योंकि वो गेट बैच था तो कुछ मिस टॉपिक थे जो ईएससी के ही थे, तो वो हमने उन्हें थ्योरी बुक से कंप्लीट किया था। आंसर अभी तो ये 2 कंटेंट तो 2020 की टेस्ट सीरीज दी थी प्रीलिम्स की, एंड सर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो थी वो इतने अच्छे से लगाई थी कि उसको एक बार लगाने के बाद दोबारा लगाई थी। तो सर ये 3 फिक्स्ड कर रखे थे हमने कंटेंट। अच्छा, तो शगुन ने एक तो टेस्ट सीरीज लगाई थी आपने। यस सर। फिर आपने क्लास नोट्स तो किया ही था। यस सर। और इन्होंने एक और चीज़ बताया कि जो मेडीजी की तरफ से थियरी पार्ट वाली बुकलेट मिलती है हर एक सब्जेक्ट के लिए, आपने वो थियरी वाली बुकलेट भी करी थी। यस सर। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप तो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, तो क्या प्रीवियस ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चंस आपने किए थे सॉल्व ईएससी वाले? सर गेट के 1 मार्क क्वेश्चन किए थे। जो गेट बुक है उसके 1 मार्क क्वेश्चन जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो किए थे जो कॉमन सब्जेक्ट्स थे। एंड सर बेसिकली कुछ ही सब्जेक्ट्स किए थे, सारे के नहीं किए थे। एनालॉग किया था क्योंकि एनालॉग का बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, तो वो बहुत दोनों ब्रांच से कवर किया था। कुछ क्वेश्चन सेम भी थे प्रीलिम्स में ईएससी का, जो अगर ईएससी का देखें इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक में तो कुछ क्वेश्चन सेम थे, तो सर उसके थ्रू प्रिपरेशन किया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं और आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के ईएससी के या गेट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो हेल्पफुल होता है। अच्छा। इससे आई थिंक आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का कवरेज होगा वो बढ़ा होगा। यस सर। और इसका बेनिफिट तो आपको मिला ही होगा। यस सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, 2020 में इन्होंने ईएससी दिया, प्री क्वालिफाई किया आपने, मेंस क्वालिफाई किया, फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू में नहीं हो पाया। तो 2020 के ईएससी इंटरव्यू में आपसे क्या मिस्टेक हुआ? सर या क्या कमी रह गई थी वहाँ पर? सर इंटरव्यू भी कह सकते हैं, और एक पॉइंट पे ये भी था कि कुछ क्योंकि पहली बार ईएससी एग्ज़ाम दिया था, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, और उतना ये नहीं, कितना कंटेंट और बढ़ाना था हम लोगों को उसमें, और थोड़ा रिटर्न में भी कम रह गया था, इस वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और सर 2020 में ही रेलवे की वैकेंसी विड्रॉ कर ली गई थी बीच में ही, प्रीलिम्स देने के बाद ही। तो सर ये भी था, और इंटरव्यू भी थोड़ा गड़बड़ा गया था, एंड सर थोड़ा सा रिटर्न में भी थोड़े कम थे 2020 में। तो जैसा हमें पता चला कि 2022 में इन्होंने पेपर तो दिया था, बट इन्हें वो अंदाज़ा नहीं था कि रिटन में कितना आ रहा है और रिटन में कितना स्कोर करना चाहिए। तो इन्हें अपनी मिस्टेक का एहसास हुआ, और आई थिंक आपने 21 में थोड़ा तो कंपनसेट किया होगा। यस सर, वो पूरा कंपनसेट रिटर्न में कर दिया था।
प्रीलिम्स में एंड सर मेंस में थोड़ा पेपर ऐसा आ गया था, थोड़ा ट्रिकी आ गया था मेंस का पेपर, तो इस वजह से थोड़ा मेंस में थोड़ा सा हो गया था, लेकिन इतना नहीं हुआ था। बट लास्ट में उसका इंटरव्यू का लास्ट में नहीं हुआ था समहाउ, क्योंकि आई थिंक नंबर ऑफ वैकेंसीज भी थी थोड़ा कम, 2020 से कम थी, वो कम होती जा रही थी हर ईयर के साथ। लेकिन ये भी था कि कहीं ना कहीं मेंस में लग रहा था कि कुछ लैक कर रहे हैं मेंस में। अगर प्रीलिम्स अच्छे से पूरा लीड के साथ क्वालिफाई किया है तो कहीं ना कहीं मेंस में थोड़ा गड़बड़ा रहा है। अच्छा, 2021 में Yes, sir. वापस से जब आपने ESE दिया Yes, sir. तो प्री तो क्वालिफाई हो ही गया, Yes, sir. फिर मेंस भी आपका क्वालिफाई हुआ। Yes, sir. तो एक चीज़ हम लोग जानना चाहेंगे, क्या आपने मेंस की टेस्ट सीरीज उस समय लगाई थी 2021 में? सर मैंने 21 का जब मेंस दिया था तो उसका सर मैंने कंटेंट फिक्स्ड कर रखा था। एक तो मैं एक चीज़ मतलब एक कन्वे करना चाहूँगी, एक मैसेज कि जब भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि आप अपना कंटेंट फिक्स कर लो। ये नहीं कि आप एट द एंड ऑफ द डे जा रहे हैं कि अब ये पढ़ लेते हैं, अब ये वीडियो देख लेते हैं, अब ये लेक्चर्स देख लेते हैं, तो उससे आप कंटेंट फिक्स नहीं करोगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे उसको, और वो पढ़ा हुआ सब वेस्ट हो जाता है सर। इस वजह से सर मैंने अपना 2021 में कंटेंट फिक्स्ड कर लिया था कि मुझे क्या क्या करना है। सर मेंस में मैंने मेंस की 2020 की जो टेस्ट सीरीज थी मेंस की वो लगाई थी, 2021 की टेस्ट सीरीज लगाई थी जो करंट चल रही थी। एंड सर टेस्ट सीरीज जस्ट ऐसे ही नहीं लगाई थी, उसका एक एक क्वेश्चन मतलब मेंस का प्रिपेयर ऐसे किया था कि एक एक क्वेश्चन मेरे माइंड में होना चाहिए। अगर वो मैंने रीड किया है तो मुझे वो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ मुझे अब क्या लिखना है, क्या स्टेप करना है। एंड सर AS के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन थे, एंड सर कुछ मेडिजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, मेंस के जो क्वेश्चंस थे वो लगाए थे। एंड सर थ्योरी बुक में भी क्वेश्चंस होते हैं मेंस के, वो सारी चीज़ें, तो सर वो कंटेंट फिक्स कर लिया था एंड सर उन्हीं को बार बार रिवाइज किया था। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा शगुन ने अभी बताया कि अगर मेंस के लिए जाना है तो आपको एफर्ट पूरा से पूरा करना है। इनके अगर सोर्सेज की बात करूं तो एफर्ट आप लोग भी गिनिएगा कि जैसे इन्होंने सबसे पहले तो मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है 2020 वाली वो वापस से लगाया। यस सर। फिर मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है, जो मेंस की मेडिजी की टेस्ट सीरीज़ है 2021 वाली, उन्होंने वापस से किया। ठीक है, ये दो सोर्सेज हो गए। इसके बाद जो मेडिजी की थियरी की बुकलेट होती है हर सब्जेक्ट की, उसमें हर सब्जेक्ट की बुकलेट में कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी होते हैं चैप्टर वाइज, उन कन्वेंशनल क्वेश्चन को भी इन्होंने किया, प्लस सिविल सर्विसेज के भी क्वेश्चंस इन्होंने किए। और इन सोर्सेज को करने के बाद आपने बोला कि आप इनको याद भी रखती थी। तो याद कैसे रखती थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ सारे बच्चे फेस करते हैं कि पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन याद कैसे रखें। तो थोड़ा यहाँ पर आपको गाइड करना है हमारे व्यूवर्स को कि कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है, इसको याद करने के लिए क्या करना चाहिए। हमने माना कि चलिए कंटेंट हमने लिमिट कर लिया, बट ये जो कंटेंट है, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी लग रहा होगा कि कंटेंट है तो ज़्यादा, अब इसमें जो पॉइंट है उसको आखिर याद कैसे करें। तो याद करने की कोई टेक्निक जो आपने यूज़ की हो या आपको जो इफ़ेक्टिव लगी हो? सर मैंने प्रैक्टिस इतनी कर ली थी कि वो चीज़ें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आने लगी थी। एंड सर मैंने एक शॉर्ट नोट मेंस का रजिस्टर बनाया हुआ था कि कोई भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट है, ट्रिक है, उसके स्टार्टिंग के 2 स्टेप, कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं तो स्टार्टिंग का हमें फंसता है या याद नहीं आता, एक बार फ्लो बन जाता है तो हम पूरा क्वेश्चन कर देते हैं। तो स्टार्टिंग के 2-3 जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उसके 2-3 स्टेप्स जो होते हैं वो मैं एक जगह लिख लेती थी कि इस टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं लास्ट में रिवाइज करने जाऊँगी तो मैं सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन को एक साथ नहीं पढ़ सकती, कोई कहीं लिखा है, कोई किसी बुक में है, कोई कहीं है। तो सर मैंने सबको एक ही बुकलेट में कर लिया था, एक ही सोर्स में कर लिया था। तो यहाँ मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, तो इसमें क्या आप सारे क्वेश्चन को लिखते थे? नहीं सर। या फिर जो डिफ़िकल्ट आपको लगे या फिर आपको मतलब थियोरेटिकल लगे, मतलब कैसे क्वेश्चंस को आप इस शॉर्ट नोट्स वाली बुकलेट जो इन्होंने मेंस के लिए बनाई उसमें आप कैसे क्वेश्चंस इंक्लूड करते थे जिसके 2-3 पॉइंट्स आप लिखते थे? यस सर। मतलब कैसे क्वेश्चंस? सर जैसे कोई क्वेश्चन है जो आपने नोट्स में पढ़ रखा है, नोट्स में भी नहीं देखा है और टेस्ट सीरीज में थोड़ा बहुत है, लेकिन आपको उसका कंसेप्ट नहीं याद हो रहा है, बार बार आप 2-3 बार लगा रहे हो, को पता है कि ये चीज़ आप मिस कर रहे हो, यही पॉइंट आप मिस कर रहे हो, तो ये श्योर होगा आप वहाँ मेंस के पेपर में जाके वही भूलेंगे। और मैक्सिमम टाइम यही होता है, जो हम भूलते हैं वही आता है।
तो अगर आप उस चीज़ को कवर कर लेंगे उतना, तो स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट आपको याद रहेंगे तो आप पूरा क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो शगुन ने एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताई, और टॉपर स्टॉक में ये हम लोगों ने देखा है, दूसरे कुछ टॉपर्स ने भी बताया कि जब आप मेंस की टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लगे, आपको या तो न्यूमेरिकल डिफ़िकल्टी उसका थोड़ा ज़्यादा लगा होगा, या फिर वो थोड़े हट के होंगे जो क्लासरूम में उतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को स्पेशली वो ये एक बुकलेट में लिखती थी, और इस बुकलेट को आप बार बार रिवाइज करती थी, क्योंकि इनके चांसेस इन्हें लगते थे कि ज़्यादा हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम लोग अक्सर भूलते हैं, या फिर इन क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी का लेवल ज़्यादा है, या फिर ये क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चन से थोड़े हटके हैं। ठीक है। अच्छा शगुन, ये पॉइंट तो आपने बहुत अच्छा बताया, बट हम लोग थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया, क्या प्री का शॉर्ट नोट्स अलग था और मेंस का शॉर्ट नोट्स अलग था? थोड़ा यहाँ गाइड करना पड़ेगा आपको। ओके सर, मेंस का सर मैंने फर्स्ट टाइम जब मेंस दिया था 2020 में, तभी थोड़ा प्रिपेयर कर लिया था। और सर 2018 के जब गेट बैच हो रहा था तो उसमें सर कोई सब्जेक्ट जिससे कंप्लीट होता था तो वो मैं सब्जेक्ट पूरा रिवाइज करती थी, एंड कुछ ऐसी चीज़ होती थी जिन्हें मैं बार बार भूलती थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो कोई फॉर्मूला है, कोई ट्रिक है, या कोई भी चीज़ उसमें बार बार भूलते थे, तो उसको सर सब्जेक्ट वाइज एक शॉर्ट नोट कर लेती थी। जो चीज़ें बार बार भूलते हैं सिर्फ वही चीज़, जैसे एक डायरी बना रखी थी जिसमें 4 पेजेस सिग्नल के, 4 पेजेस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के। अच्छा, ये 2018 की बात है जब आपने क्लासेस की 2018 में, तो उस समय आप सब्जेक्ट वाइज एक बुकलेट में लिखती थी, और बस केवल सब्जेक्ट वाइज वही लिखती थी जो आप भूलते थे, जो आप बार बार भूलते थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो क्लास के साथ एक शॉर्ट नोट्स बनाते चले। जैसा शगुन ने बताया कि इसमें ये वही चीज़ें लिखती थी जो ये अक्सर भूलती थी। ठीक है, तो इस तरह मेंस का मतलब प्री का एक सेपरेट नोटबुक था शॉर्ट नोट्स का। और फिर जब 2020 में इन्होंने मेंस दिया तो उस समय इन्होंने मेंस का शॉर्ट नोट्स बनाया। अच्छा, आपने उसी शॉर्ट नोट्स में 2021 के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कुछ और पॉइंट्स भी इंक्लूड किए होंगे? हाँ सर, छोटे छोटे पॉइंट्स हर साल वो इंक्लूड होते गए, कुछ ज़्यादा नहीं। लेकिन तो 2018 यस सर, उसमें आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया सर प्रीलिम्स के लिए, प्री वाला है। और 2020 और 21 इन दोनों साल जो कि कोविड वाला टाइम था, पैंडेमिक वाला टाइम था, उसमें डेडिकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए थी और इन्होंने किया है। और इन 2 सालों में इन्होंने हार नहीं माना, और इन्होंने उन 2 सालों में मेंस का जो शॉर्ट नोट्स वाली बुकलेट है इन्होंने अलग से बनाया। 2020 वाले क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज में नहीं सॉल्व हुए उनके पॉइंट्स इंक्लूड किए। फिर 2021 में वापस से टेस्ट सीरीज दिया, उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, उनके भी पॉइंट्स इंक्लूड किए। और जब ये दोनों शॉर्ट नोट्स की बुकलेट बन गई, प्री की अलग और मेंस की अलग, तो आई थिंक ये बहुत इफेक्टिव रहे होंगे 2022 में। यस सर, जो प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाए थे वो तो इतने हेल्पफुल थे कि कोई भी एग्ज़ाम आता था, क्योंकि सर मेनली न्यूमेरिकल बेसिस जैसे बार्क हो गया और DMRC हो गया, और भी एग्जाम्स में सर अगर उनको पढ़ के चले जाते तो हमें एक माइंड में सेटिस्फैक्शन रहता था कि हाँ जो हम बोल रहे हैं एटलीस्ट वो तो हम नहीं भूलेंगे, बाकी हमने जो पढ़ रखा है वो तो हमने पढ़ाई है, वो कॉन्सेप्चुअली सॉल्व हो सकता है। तो सर ये चीज़ हुई थी। मतलब ओवरऑल अगर मैं इसे ब्रीफ करूँ तो ये जो शॉर्ट नोट्स आपने प्री के लिए बनाया, मेंस के लिए बनाया, ये 2018 से 2021 तक आपने जो बनाया ये 2022 में बहुत काम आया। यस सर। अच्छा, थोड़ा इंटरव्यू पर आते हैं। आप थोड़ा हमें ये बताइए कि आपने 2020 में भी इंटरव्यू दिया, 21 में भी इंटरव्यू दिया और 22 में भी इंटरव्यू दिया। यस सर। तो आपके पास 3 ESE इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस है। यस सर। तो इसमें डूज एंड डोंट्स क्या हैं? मतलब क्या हमें करना चाहिए, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हमें नहीं करना चाहिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सर एक तो क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ है कि बी ऑनेस्ट। एक हल्का भी अगर तुमने झूठ बोल दिया तो वो तुम्हारा पॉइंट माइनस हो जाता है।
अगर नहीं आता है तो उसका पॉइंट चलो ठीक है, वो नहीं करेंगे कंसीडर, बट उन्हें पता लग गया कि हमने कोई चीज़ पूछी और आपने फॉल्स क्लेम किया है कि आपको पता है, आपने बोला है कि आपको आंसर आता है और आपने जब बोलना स्टार्ट किया तो आपको नहीं आता था वो, तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ कि बच्चा झूठ बोल रहा है, कैंडिडेट कोई भी झूठ बोल रहा है, तो वो चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। और अगर नहीं आता है तो वो भी कोई एक इशू नहीं है, आप मना कर सकते हो कि आई डोंट नो, या फिर आई डोंट नो बोलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मना कर सकते हो, बट झूठ बोलना सबसे बड़ा है, वो मत करना, बस वो सबसे बड़ी पॉइंट है। तो शगुन ने यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट इंक्लूड किया है कि डूज में इन्होंने बोला कि आपको जो आते हैं उसी में आपको रिप्लाई करना चाहिए, उसी में डिटेल में बताना चाहिए, और अगर आपको नहीं आते हैं, जो कि डोंट्स में आता है, अगर आपको नहीं आता है तो आपको वहाँ प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि आपको आता है। तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है इंटरव्यू में, तो आप क्लियरली वहाँ पर बोल दीजिए सर आई डोंट नो, जो इन्होंने किया। अच्छा, ऐसा करने से आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी तो ज़्यादा फेस किए होंगे, क्योंकि आप जितनी जल्दी क्वेश्चन को स्विच करेंगे, इंटरव्यू में नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ज़्यादा फेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ जानना चाहूँगा कि 2020, फिर 21, फिर 22, ये जो 3 इंटरव्यूज़ आपने दिए, इसमें आपका जो इंटरव्यू सबसे लंबा ज़्यादा ड्यूरेशन का किस ईयर चला? सर 2021 में चला था सर। 21 में चला था। मतलब वहाँ क्या खास रहा, थोड़ा हम लोगों को जानना चाहिए। सर उन लोगों का सर ऐसा था कि उनको बहुत इंटरेस्ट से वो सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे और कुछ चीज़ों के आंसर मिल भी रहे थे, तो वो और क्यूरियस थे जानने के लिए, अच्छा आप कैसे करते हैं। एंड जो चेयरमैन पर्सन थे वो हॉबी में बहुत इंटरेस्टेड थे, क्योंकि हॉबी थोड़ी डिफरेंट थी मेरी काफ़ी लोगों से, तो वो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट हो गए थे। और टेक्निकल में जो थे वो मशीन्स पूछ रहे थे, तो उन्होंने कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे वहाँ पे। तो जब सिचुएशनल बेस और मशीन और इस तरीके से कोर्स सब्जेक्ट हैं, तो वो इंटरव्यू थोड़ा लंबा चला जाता है। अच्छा, तो जहाँ तक शगुन ने बताया कि इनसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ क्वेश्चन जो सिचुएशन बेस्ड थे, कुछ क्वेश्चंस हॉबी बेस्ड भी थे। थोड़ा हम लोग डिटेल में जाते हैं, क्योंकि ये हमारे व्यूवर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप ये बताइए कि जो टेक्निकल वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मेनली किस सब्जेक्ट से थे, और जो हॉबी से क्वेश्चन पूछे गए तो आपकी हॉबी क्या और उससे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? ये 2021 की बात है दोस्तों, फिर 2022 में भी आएंगे। सर 21 में क्या हॉबी मेरी DIY हेल्थ केयर थी, जो कि शायद उन्हें बहुत डिफरेंट लगी होगी, तो इसलिए बहुत वो इंटरेस्टेड थे, क्या होता है इसमें, आप क्या करते हो, क्या आप इसको अपना बिजनेस बनाना चाहते हो क्या, और आजकल तो ये सब ट्रेंड ही चल रहा है, और क्या इसके साइड इफेक्ट नहीं हो सकते, जैसे आजकल बहुत सारे फॉल्स क्लेम आके वीडियो पे कुछ भी डाल देते हैं। तो उन सब चीज़ों में चेयरमैन पर्सन जो थे वो बहुत सर इंटरेस्टेड थे जानने में। एंड बेसिकली अगर आप अभी कुछ नहीं करते, किसी जॉब में नहीं है, तो आपसे बेसिकली टेक्निकल ही पूछते हैं मैक्सिमम। आपके टेक्निकल में जो कोर सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क, यही सब चीज़ें पूछते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है कि वो लोग खुद ही पूछ लेते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, या क्या सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करके आए हैं। तो एक माइंड में ये कोई भी डर मतलब ना रखे कि पता नहीं क्या पूछेंगे, पूरा सब्जेक्ट आ जाएगा, इतने सारे सब्जेक्ट ESE में नहीं, वो बहुत कंफर्टेबली, बहुत आराम से पूछते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, में भी हो सकता है कि वहाँ इंटरव्यूअर के पैनल्स में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, तो क्या ऐसा सवाल आपने कभी कोई फेस किया है जो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड से हो, लाइक जैसे कम्युनिकेशन का कोई सवाल पूछा गया हो किसी इंटरव्यू में? ये सर 2021 में ही हुआ था सर। एक सर बैठे थे, मुझे नहीं पता और वो शायद किस ब्रांच से थे, वो कम्युनिकेशन से स्टार्ट होके माइक्रोवेव में चले गए थे। तो उन्हें समझ आ गया था कि शायद इसको इस माइक्रोवेव के और कम्युनिकेशन के इस नॉलेज में इतना नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने फिर स्विच कर दिया था इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन पे। अच्छा, 2021 में आपके मार्क्स कितने आए थे? सर इंटरव्यू में 112 आई गेस थे, 110 समथिंग थे। तो दोस्तों इंटरव्यू में मार्क्स 2021 में इनके काफ़ी अच्छे थे, 112 इज़ ए वेरी गुड मार्क्स। तो रिटन में क्या हुआ था फिर? सर रिटन में मेंस थोड़ा ऐसा हो गया था, थोड़ा ट्रिकी हो गया था कि मेंस थोड़ा ऐसा हो गया था कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन सिलेक्शन था, अगर वो आपका प्रॉपर नहीं है तो आपका पूरा पेपर बिगड़ सकता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, हम लोग अक्सर
सक्सेस को ही काउंट करते हैं, हमें फेलियर्स को भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अपने फेलियर्स को देखेंगे, फेलियर्स को एनालाइज करेंगे, तो हमें जो सक्सेस मिलती है वो बड़ी मिलती है। ठीक है, तो बड़ा अचीवमेंट जो शगुन को मिला उसके लिए इनके कुछ फेलियर्स भी थे जिससे इन्होंने काफ़ी सीखा है। तो थोड़ा आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा और 2021 में क्या हुआ थोड़ा और डिटेल में बताइए। यस सर। सर जो प्रॉब्लम थी, जो टॉपिक्स रह गए थे, जो थॉरोली नहीं पढ़े थे, वो ESE 2020 के जो बचा हुआ था, जो भी प्रीलिम्स का, वो हमने 21 में कवर अप कर लिया था। मार्क्स भी ठीक थे, रिटर्न भी सब कुछ सही था। देन गो फॉर मेंस। मेंस में हुआ क्या था कि हमने प्रिपरेशन अपनी साइड से, तो मतलब जो कंटेंट मैंने बताया था वो सही था। थोड़ा सा मैं ये भी बोलूँगी, अगर किसी ने 2021 का एग्ज़ाम दिया है तो वो आइडिया लगा सकता है कि उसका जो पेपर था वो थोड़ा ट्रिकी भी आया था। मतलब जिस जो कन्वेंशनली आता है हर साल, वो उससे सबसे अलग आया था। 2020 का जैसे मैंने दिया है, 22 का दिया है, एंड 19 का भी मैंने प्रीवियस ईयर लगाया, तो 18 का भी प्रीवियस लगाया, तो वो सबसे थोड़ा अलग हट के आया था। और वहाँ पे वो ऐसा एग्जाम था कि वहाँ पे अगर आपने हल्का भी डिसीजन मेकिंग, क्वेश्चन सिलेक्शन में गलत कर दिया है तो आपका पूरा पेपर बिगड़ सकता है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग में मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी तो 2022 का आपने एग्ज़ाम दिया, उसमें मेंस में आपके अच्छे मार्क्स आए, तो इस बार ही आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा रहा है। और 2021 में जो आपने ESE दिया उसमें मेंस आप क्वालिफाई कर गए, बट स्टिल आपके मार्क्स उसमें कम थे। तो वहाँ डिसीजन मेकिंग में क्या प्रॉब्लम हुई थी? सर ऐसा था कि जब टफ पेपर आता है मेंस का या किसी भी चीज़ का, तो आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए जो आप पे आ रहा है, जो आपको आता है पहले उसे देखिए, रादर देन कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा कर लें, या 600 का अगर एग्जाम होता है मेंस तो 400 तो कम से कम कर आए नहीं। और उस टाइम पे एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान होता है। अगर कंट्रोल सिस्टम का सर कोई क्वेश्चन है तो अगर आपको वो पता है वो ईजी है, वो थोड़ा कर सकते हो आप, वो थोड़ा सा आ रहा है, अगर वो कर सकते हो तो उसका आंसर लास्ट में जो आ रहा है वो मैच करना चाहिए उनके रिजल्ट से। तो उस पे एक्यूरेसी पे थोड़ा काम करना चाहिए, और भले ही कम अटेम्प्ट रह जाए लेकिन एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, शगुन की बातों से हमें ये पता चला कि 2021 में जब इन्होंने मेंस दिया तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम क्या हुई कि आई थिंक इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को ज़्यादा फोकस किया, जिससे कि इनकी एक्यूरेसी में थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, जिससे कि इन्हें मार्क्स कम मिले होंगे। और उस ईयर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी था, और अगर क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, थोड़ा लीक से हटके है, तो उस केस में इनका एक सजेशन जो हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, सजेशन ये है कि उस समय नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए एक्यूरेसी पर। अगर आप कुछ कम क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करते हैं बट आप एक्यूरेट है तो भी आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, सो दैट कि आपकी फाइनल रैंक लग जाए। ठीक है, अच्छा अब 2022 के इंटरव्यू में आते हैं। थोड़ा 22 के इंटरव्यू में बताइए आप कि इसमें टेक्निकल क्या पूछा गया और नॉन टेक क्या पूछा गया? सर मेरे केस में तो क्योंकि मैं कभी कहीं बैकग्राउंड में काम नहीं कर रही थी प्रीवियसली, तो इस वजह से मुझसे तीनों इंटरव्यू में जो उनका मेन फोकस था वो टेक्निकली था। और टेक्निकल में अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि थोड़ा जो बहुत ही बेसिक इलेक्ट्रिकल है उसको कर लें, जैसे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों होती है और 11 kbp क्यों ट्रांसफ़र करते हैं, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वो सर उनको उसमें भी ट्रिक कर सकते हैं, उसमें भी ट्रिक कर सकते हैं। जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था ESE 2021 में कि AC ही हम क्यों यूज़ करते हैं, साइनोसॉइडल ही क्यों होती है उसकी वेव, स्क्वायर वेव क्यों नहीं होती है, ट्रायंगुलर क्यों नहीं होती है। तो इस तरीके की बेसिक पहले कर लें, एंड देन उसके बाद जो मेडीजी की जो बुक है, इंटरव्यू गाइडेंस की जो बुक है, वो बहुत अच्छे से पढ़ लें। इंटरव्यू के लिए इतना आई थिंक सफिशिएंट है। अच्छा, इसके अलावा भी आपने क्या मॉक इंटरव्यू दिया था? यस सर। अच्छा, तो मॉक इंटरव्यू 2022 में आपने दिया है? यस सर। कितने मॉक्स दिए थे? सर 2020 में भी दिया था, 1 में भी दिया था, 2 में भी दिया था। इन्होंने बहुत एफर्ट किया है। 2020 में भी इन्होंने मॉक इंटरव्यू अटेंड किया, फिर 2021 में भी इन्होंने इंटरव्यू फेस किया था, तो फिर से मेडिजी का मॉक इंटरव्यू अटेंड किया। फिर 2022 में इन्होंने हार फिर से नहीं मानी, इन्होंने वापस से मॉक इंटरव्यू दिया कि जो भी सिलेक्शन हो एटलीस्ट एफर्ट पूरा करना चाहिए, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब आपने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। अब आप यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताइएगा जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि आपने 2018 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। यस सर। तो ये जो 2022 का इंटरव्यू था
इसमें 2-2.5 साल तो हो ही गए, ठीक है, रफली मैं 3 इयर्स भी मान लूँ। तो क्या ईयर गैप से रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था, और अगर पूछा गया था तो आपने क्या रिप्लाई किया था? सर पूछा था कि 2022 में पूछा था कि देयर इज सो मच गैप, कि आप क्या कर रहे थे इतने साल से, आप अभी तक एम्प्लॉयड भी नहीं हैं। तो सर उसका मैंने मेरे पास एक ईएससी का एक अचीवमेंट था कि सर मैंने ईएससी टारगेट किया था, एंड 2020 का इंटरव्यू दिया है, एंड 2021 का भी इंटरव्यू दिया है। तो उनको इतने में उनको समझ में आ जाता है कि हाँ इस चीज़ में टाइम लगता है। और अगर आप फिर उनका रिस्पॉन्स ऐसा था कि आप काफ़ी परसिस्टेंस है अपने एम को लेके, जो कि थोड़ा पॉजिटिव वे में उनका इफेक्ट था। तो दोस्तों, शगुन की बात से आज उन सबको मोटिवेशन मिलेगा और सबको अच्छा भी लगेगा कि अगर ईयर गैप है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईयर गैप होना किसी बड़े एग्ज़ाम के लिए बहुत ही नॉर्मल है, और आप 2-3 सालों का प्रिपरेशन में टाइम ले रहे हैं, 2-3 सालों का गैप है तो ये नॉर्मल है। और आप इंटरव्यू में इसे बोलते हैं तो इसको जस्टिफाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है उनको भी मालूम है कि किसी भी बड़े एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 2-3 सालों का टाइम देना होता है। तो इंटरव्यूअर ने इन्हें अप्रिशिएट भी किया कि आप लगे रहे ईएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो ये तो बड़ी बात है। ये सब उन्होंने उससे पहले मतलब ये देने से पहले, कमेंट देने से पहले उनका एक ये भी था, वो जानबूझ के आपको ऐसा ट्रिक करेंगे कि आप ये बोले कि आप खुद ही शर्मिंदा हो जाएं कि हम इतने साल से क्या ही कर रहे थे, अपना फेस डाउन कर लें, नीचे देखें, इधर देखें। अगर उन्होंने पूछा कि देयर सो मच गैप, आपको ऐसा लगा नहीं कभी आपको जॉब करनी चाहिए, आप वो जानबूझ के आपके ईगो को टच करेंगे कि नहीं आप बताएं आपको बुरा लग रहा है, तो आप ये सोचेंगे कि नहीं बी ऑनेस्ट के चक्कर में बोल देते हैं हाँ मैम बहुत बुरा लग रहा है, पर नहीं, बुरा नहीं लगना है। अगर आपने ईएससी या कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो उस पर प्राउड रहें कि नहीं सर या मैम ये इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, एंड अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बट हाँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर जॉब्स ऑल्सो। ठीक है, ये बड़ा अच्छा रिप्लाई इन्होंने किया, और कुछ सीखने को भी मिला कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है इंटरव्यू में। वहाँ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें कुछ लोग रिप्लाई गलत भी कर सकते हैं, बट शगुन ने इसको बखूबी हैंडल किया अच्छे रिप्लाई के साथ। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ईएससी में आपकी 17th रैंक आई। यस सर। तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? सर पापा तो ऑफिस में थे, तो वो ऑफिस से निकल के सबसे पहले शॉप पे गए, मिठाई की शॉप पे, और शॉप पे जो भी मिठाई उनको जो भी पसंद है जो भी लेके फटाफट से घर पर आए। मैं दिल्ली में थी, वो घर पे थे। देन उनके बाद उन्होंने बहुत अच्छे से कंग्रेट्स किया कि बहुत अच्छे, और उनको मतलब उनको 2020 से ही बिलीव था कि हाँ हो ही जाएगा, उनको पहले से ही बिलीव था। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो ऐसा नहीं कि बस के लड़कों से ही एक्सपेक्ट करते हैं, वो अपनी लड़कियों से भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो बच्चों में ये नहीं देखना चाहिए कि आपका बच्चा लड़का है या लड़की है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और शगुन के पेरेंट्स ने इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, जो एक बहुत बड़ी बात है। यस सर। सर एक मैसेज मैं सभी लड़कियों के लिए कन्वे करना चाहूँगी, सभी पेरेंट्स के लिए ऑल्सो, कि अगर आप सच में मतलब आप मोस्टली क्या करते हैं कि अगर लड़का होता है तो आप उसको बीटेक के बाद 4-5 साल आराम से दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं आप तैयारी करो, जॉब करो, बहुत बड़ी बात है सरकारी नौकरी करना। अगर आप 4-5 साल का गैप अपनी बेटी को भी दें, अगर लड़की को भी दें, तो वो सिर्फ ईएससी नहीं, वो और भी अच्छे अच्छे काम या और भी डिपार्टमेंट में काफ़ी टॉप पे जा सकती हैं। बट उनको एक टाइम दें, एक 4-5 साल का, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं लड़के से, तो वो भी उनका भी ऐसा ही रिजल्ट आएगा, और उनको सपोर्ट करें, बस इतने में वो काफ़ी कुछ कर सकती हैं। आई थिंक शगुन ने बहुत अच्छा मैसेज कन्वे कर दिया है, आपने सुना भी है कि अपॉर्चुनिटी बस केवल लड़कों को ही नहीं मिलनी चाहिए, लड़कियों को भी मिलनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए कि बीटेक के बाद अगर 4-5 साल आप लड़कों को देते हैं तो लड़कियों को भी दे, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने से चांसेस भी इक्वल रहते हैं। अगर लड़के अच्छा कर सकते हैं तो लड़की भी बहुत अच्छा कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि ये जो कोविड का टाइम था 2020 का और 2021 का, इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया ने फेस की हैं। हमारे देश ने भी फेस किया है बहुत सारी प्रॉब्लम। इसमें आपने खुद को कैसे हैंडल किया? एक तो इतना पैनिक क्रिएटेड था चारों तरफ, और उस माहौल में प्रिपरेशन करना और
उस समय क्या आप दिल्ली में ही रह करके प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर अपने होम टाउन रिटर्न हो गए थे? थोड़ा इस पर फोकस डालिएगा। सर 2020 में कोविड आया था, फेब में अच्छे से स्प्रेड हो गया था, मतलब एंड मार्च में लॉकडाउन लग चुका था। और लॉकडाउन लगने के बाद हम लोगों का डिसीज़न ये था, मैं मेरी रूममेट इलेक्ट्रिकल से और हमारा एक फ्रेंड इलेक्ट्रिकल से, हम तीनों का एक ग्रुप रहा है, तो हम ग्रुप की वजह से ही मतलब हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लॉकडाउन लगने के बाद भी हम यहाँ स्टे करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि हमारा मेंस का टाइम था। तो कोचिंग भी स्टार्टिंग में चल रही थी, लेकिन वो बाद में बंद हो गई थी। हमें लगा 1 वीक के बाद कोचिंग खुल जाएगी, तो लेकिन वो मेंस की कोचिंग भी बीच में बंद हो गई थी। तो कोविड फिर धीरे धीरे काफ़ी बढ़ने लगा, इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि घर से बाहर निकलने पे भी बैन कर दिया गया था, राउंड्स लगते थे। तो उस केस में हमने को अप्रैल तक हिम्मत रखी थी कि वहीं रुके, लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा रिस्क हो गया था कि ट्रैवलिंग का भी बहुत मुश्किल हो गया था, और हम लोग किसी गाड़ी में छुप आके अपने घर गए थे उस टाइम पे। तो घर जाने के बाद फिर वहाँ सेटअप क्रिएट करना, पूरी बुक्स वहाँ से वहाँ शिफ्ट करना, और फिर अलग इधर फैमिली की तरफ से अलग चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें सर एक साथ हुई थी। तो लेकिन अलग सेटअप हो गया था और मेंस के लिए मतलब प्रिपरेशन कर ली थी। तो स्ट्रगल तो बहुत रहा शगुन की लाइफ में। कोविड के टाइम पे इन्होंने बड़े मोटिवेशन के साथ महीने 2 महीने यहाँ पर ट्राई किया कि अपने मेंस के प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें, बट लॉकडाउन में रिसोर्सेज भी लिमिटेड हो जाते हैं, तो इसलिए इनका घर जाना भी इम्पॉर्टेंट था। तो ये वापस घर गए, वहाँ पर जाकर के प्रिपरेशन कंटिन्यू किया। ये बहुत बड़ी बात है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि बच्चे प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है, कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम लोग हार मान जाते हैं। बट जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता है, जो जीतने का सोचता है। बस केवल जीत उसी की नहीं होती है, जो हारने का नहीं सोचता है, जीत उसकी भी होती है। ये आई थिंक हम लोगों को आपसे बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो शगुन, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू, आपको भी, आपके पूरे परिवार को भी। जाने के पहले एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तो आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज एक अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर लिया, अब इसके आगे क्या, आपने क्या सोच रखा है? सर अभी तो ऐसे कोई जस्ट अभी के लिए तो कोई प्लान नहीं है, बट अभी सर प्रेजेंट में ही है, बट अभी कोई प्लान नहीं किया है, बट जब जैसे ही होगा तो नेक्स्ट देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो शगुन से हम लोगों ने बात किया, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है प्री के लिए, मेंस के लिए, ये डिटेल में देखा। फिर हमने देखा कि डूज़ एंड डोंट्स इंटरव्यू में क्या है, क्योंकि इनके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफ़ी वास्ट रहा है। 2020, 2021, 2022 तीनों साल ये इंटरव्यू के स्टेज तक पहुँचे थे। फिर कोरोना के टाइम पे इन्होंने काफ़ी मतलब डिफ़िकल्टी भी फेस किया और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया। कुछ और चीज़ शगुन बताना चाहती है, एक बार वो भी सुन लेते हैं हम लोग। एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, जो मेरा जो इतना टाइम लगा है, फिर जो जर्नी थी वो आगे तक इसलिए चल पाई थी क्योंकि मेरे साथ जो ग्रुप था, मेरे जो फ्रेंड्स थे, सबसे बड़ा ESE का क्रेडिट तो मैं अपनी रूममेट को देना चाहूँगी। शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम इलेक्ट्रिकल। उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ज़्यादा मतलब साथ रहे हैं। और जब एक चीज़ और मैं स्टूडेंट्स के दिमाग में कहना चाहूँगी कि जब तक प्रॉब्लम घर से ना हो तब तक आप माइंड में कोई टेंशन मत लो, कोई भी तरह का स्ट्रेस मत लो। अगर आप समझोगे कि प्रॉब्लम है तो मतलब वो प्रॉब्लम होगी, अगर आप उसे समझोगे नहीं प्रॉब्लम नहीं है तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं, जब तक वो घर से रिलेटेड ना हो। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा जो रहा था, क्योंकि मेरा माइंड में डिमोटिवेशन बार बार वो उस चीज़ का बहुत कम था, क्योंकि हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारा ग्रुप बहुत अच्छा था। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा कोई नेगेटिव कमेंट करे कि तेरे से नहीं होगा, तू छोड़ दे और कितने साल, तो इस तरीके के कमेंट्स के देने वाले लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लें बस, और उन्हीं लोगों से बात करें, उन्हीं लोगों के साथ रखें जो आपको हमेशा सिर्फ पॉजिटिव ही बोलें। आई थिंक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो हमें कवर करना चाहिए था और हमने कवर भी किया है कि देखिए, जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो डिमोरलाइज करेंगे, जो ये बोलेंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हैं। बट आपको अपने गोल के लिए लगे रहना है, आपने जो टारगेट सेट किया है उसको अचीव करने के लिए लगे रहना है, और स्पेशली उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए जो
आपके टारगेट से आपको दूर ले जाते हैं। मतलब जो डिमोरलाइज करना चाहते हैं आपको अपने टारगेट से, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें और उन्हीं से बात करें दोस्तों जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इंटरव्यू में नेक्स्ट टॉपर से मिलते हैं और टॉपर्स टॉक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।